आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेस जो कि ईएमआई का एक सेकंड चैप्टर है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जो बुक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है एसी ब्रिजेस। और आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एसी ब्रिज। जो हमारा एसी ब्रिज है उसकी हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन क्या है। इससे पहले आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ है जिसमें यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे होते थे और उसे सोर्स से जोड़ दिया जाता था। बट यहाँ पे हम एसी ब्रिज पढ़ेंगे जिसमें हम Z1 यानी कि इम्पीडेंस का यूज़ करेंगे। ये Z जो है वो इम्पीडेंस है, 4 इम्पीडेंस का यूज़ करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। इम्पीडेंस जो होता है वो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है। तो इम्पीडेंस को इस तरह से मैंने समझाया कि इम्पीडेंस जो होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में लगे हों तो उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि तीनों सीरीज में हो, कोई इनमें से कोई दो भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये भी इम्पीडेंस है, ये भी इम्पीडेंस है। अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर को मिला दें तो वो भी इम्पीडेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगे हों या कोई दो सीरीज में लगा हो तो उसे कहते हैं इम्पीडेंस। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। इसे जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वही मैंने लगाया है, इम्पीडेंस 4 लगाए हैं, 4 इम्पीडेंस लगाने के बाद उनको सोर्स से जोड़ दिया गया, एसी सोर्स से जोड़ दिया गया। यहाँ से इस सोर्स से हम सप्लाई देंगे और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया गया जिसमें कोई भी करंट नहीं जा रही है, यानी करंट की वैल्यू 0 है। नल डिटेक्टर है ये। इसके ये जो पहली आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये तीसरी आर्म है, ये चौथी आर्म है। ठीक है, इसे आर्म कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ से जब करंट गई तो यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गई। इस करंट को माना मैंने I1 और इम्पीडेंस Z1। ये जब करंट I1 इस पॉइंट बी पर पहुँची तो ये यहाँ पे करंट हमें मालूम है 0 है, क्योंकि नल डिटेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे करंट कोई भी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जो सारी करंट है वो इधर जाएगी, यानी कि I1 जो करंट है वो पूरी I3 की तरफ जा रही है। तो I1 करंट I3 के इक्वल होगी। उसी तरह जब यहाँ से करंट I2 इधर आई तो करंट इधर नहीं जाएगी, डायरेक्ट इस साइड जाएगी। तो I2 करंट I4 के इक्वल होगी। ये Z3 है, Z4 है और ये Z2 है। और EMF क्या है, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का ये E1 है, पहली आर्म का E1, सेकेंड आर्म का E2, थर्ड आर्म का E3 एंड फोर्थ आर्म का E4। इसके बाद हम जनरल इक्वेशन समझते हैं, फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो एक पहले है कि हमने बताया कि I1 जो है I3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है। अगर जा रही होती तो इक्वल नहीं होता। I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। ये जो करंट है वो I4 के इक्वल है। हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होती हैं। और वोल्टेज देख लेते हैं, यहाँ का EMF यहाँ के EMF के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो वोल्टेज जो होते हैं सेम होते हैं पैरेलल में। तो E1 E2 के इक्वल होगा और E3 यानी कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो E4 के वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम, तो AB का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो AB का वोल्टेज ड्रॉप AD के वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल है और BC का वोल्टेज ड्रॉप CD के वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल है। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि I1, ये जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है और सेकंड मानी है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। मैंने जब डिवाइड किया तो देखा कि I1 बाई I2 आ गया और इक्वल टू I3 बाई
I4 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 5 मान ली। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हमें मालूम था कि E1 जो है E2 के इक्वल है, वो मैं ले आया यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 लिखा, हम जानते हैं कि E बराबर होता है, यानी कि वोल्टेज बराबर होता है I/R, बट यहाँ पे R तो है नहीं, सिर्फ उसके साथ ये भी लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जो अगर इसके साथ सीरीज में इंडक्टेंस भी लगा हुआ है तो ये इम्पिडेंस बन जाएगा, यानी कि I/Z, R की जगह Z हो जाएगा। ये हो गया E, यानी कि E1 की जगह I1/Z1 और E2 की जगह I2/Z2। इस तरह से हो जाएगा I/R। R तो है नहीं, Z है, क्योंकि यहाँ पे इम्पिडेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ भी कुछ लगा होगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इंडक्टेंस में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ क्या लगा हुआ है। तो हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसी का यूज करके हम आगे जो AC ब्रिज है उसको हम समझेंगे इस इक्वेशन का यूज करके, जो आगे लास्ट में इक्वेशन आएगी। तो आगे और देख लेते हैं। E3 क्या होगा, E3 I3/Z3, E4 क्या होगा, I4/Z4। इसके बाद हम जानते हैं कि I1 जो है I3 के इक्वल है, I2 I4 के इक्वल है। जब I1 I3 के इक्वल है तो मैंने क्या किया, ये जो I1 है वो I3 के इक्वल है और I2 जो है I4 के इक्वल है। तो I1 की जगह I3 रख दिया, I2 की जगह I4 रख दिया। अब ये जानते हैं हम कि I3/I4 जो है वो किसके इक्वल है, Z3/Z4 के। ये कैसे आया कि मैंने I1/I2 कर लिया और Z1/Z2 कर लिया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, इधर भी वही किया है मैंने। तो ये I1 वाला अलग कर लिया और Z1 वाला अलग। तो यहाँ पे मैंने देखा कि I3/I4 जो है वो Z3/Z4 के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वली रख लिया। इसके बाद Z1 का मल्टीप्लाई Z4 के साथ और Z2 का Z3 के साथ करा दिया। तो ये आ गया हमारा इम्पिडेंस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इम्पिडेंस ऑफ अपोजिट आर्म आर इक्वल। ये इस आर्म का इम्पिडेंस और इस आर्म का इम्पिडेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस आर्म का इम्पिडेंस इंटू इस आर्म का इम्पिडेंस, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों के इम्पिडेंस का मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, इक्वल होगा वो इन दोनों के इम्पिडेंस के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये था हमारे जनरल इक्वेशन फॉर ब्रिज बैलेंस। तो इसका यूज़ ये होता है कि इसका एप्लीकेशन ये है कि इसका यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। और जो हमारा ऑसिलेटर और एम्पलीफायर होता है उसके लिए प्रोवाइड कराता है एक फीडबैक पाथ। तो ये था इसका एप्लीकेशन और ये था हमारा जनरल फॉर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस, AC ब्रिजेस। तो आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।